लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड बेस थ्योरी, और एसिड बेस थ्योरी में हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी भी डिस्कस किया था। क्लासिकल थ्योरी में हम लोगों ने बात करी थी कि एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, और जो आपके बेस वो होते हैं जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आर्हेनियस ने ये कहा कि कोई भी एसिड वो कहलाएगा जो सॉल्यूशन में जाकर क्या दे, H+ डोनेट करे, एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करें, और बेस वो होगा जो OH- डोनेट करे। ठीक है। इसके बाद आर्हेनियस के बाद लॉरियन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई थी। लॉरियन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पे हम लोग आज क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कल मैंने वादा करा था तो उसे करेंगे, पॉलिटिशियन थोड़ी इबादत छोड़ देती। ठीक है। तो इसके बाद हम लॉरियन ब्रॉन्स्टेड पढ़ी। लॉरियन ब्रॉन्स्टेड को याद रखने का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमोनिया, कि भाई अमोनिया के पास X तो है बट दिस इज नॉट अ एसिड, दिस इज अ बेस। तो लॉरियन ब्रॉन्स्टेड ने एसिड बेस थ्योरी को चेंज करा, और एसिड बेस थ्योरी में उन्होंने कहा कि एसिड वो होते हैं जो H+ डोनर होते हैं, जो कि आर्हेनियस के जैसे ही है, लेकिन बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्टर होते हैं। H+ क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। इज दैट क्लियर? फिर इसमें हम लोगों ने बात करा था, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं HNO3 की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से कराते हैं तो क्या होगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, ये अपना H+ इसे डोनेट करेगा, देन वी विल गेट NO3- and NH4+, NO3- and NH4+। इफ दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, तो एसिड का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। तो हमने कहा था कि कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो तब मिलेगा जब एसिड से हम लोग क्या कर देंगे, H+ को माइनस कर देंगे, H+ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और बेस का जो बचा हुआ पार्ट H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वो हो जाएगा बेस में हम लोग अगर क्या करते हैं H+ ऐड करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। अब इसके बाद लुईस आए, और लुईस ने एक नई थ्योरी दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि एसिड वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, एसिड वो हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो लोन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, और बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनर होते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं। एसिड वो है जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर है। अब अगर आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर याद हो, जहां पे हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी, सॉरी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा था, तो वहां पे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं नेचर में जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यू आर राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वही तो लुईस एसिड है, वही तो क्या है, लुईस एसिड। क्योंकि ऐसा बनाया गया है, एक रूल है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आप स्टेबल नहीं हो, आपको 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। अभी तक की जो थ्योरी हमारी है उसमें यही कहा। इज दैट क्लियर? अगर उसके कम इलेक्ट्रॉन है तो डेफिशिएंट, उसको चाहिए कि 8 ले आओ, उससे ज्यादा है तो एक्सेस हो जाएगा, और बराबर होता है प्रिसाइज कहलाता है। हाइड्रोजन में हम लोगों ने पढ़ा था एक बार, इस साल हाइड्रोजन चैप्टर कैंसिल हो गया तो अलग आता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, अगर आप बात करो BF3 की, इसकी जब हम लोग F- से रिएक्शंस कराएंगे तो देखो क्या होगा। अब BF3 को अगर आप ध्यान दो तो BF3 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और F- जो है इसके पास ढेर सारे लोन पेयर हैं, लगभग 8 है, क्योंकि माइनस लगभग नहीं 8 है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, और हमें एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसका नाम है BF4-, जिसका नाम क्या है, BF4-। और जब ये ऐसा कर रहा है तो जो BF3 है इट एक्ट लाइक अ लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट, इफ दिस इज द एसर्शन, अगर ये एसर्शन है कि BF3 इज अ लुईस एसिड, देन रीजन क्या होगा, रीजन होगा
रीजन ये होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्ट तो कर रहा, लेकिन क्यों कर रहा? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अब ये बन जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए, जैसे कि हम लोग बात करें टाइप्स की, जैसे टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स या टाइप्स ऑफ लुईस बेस की बात करते हैं, बेसेस की बात करें कि किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि लुईस एसिड और लुईस बेस के जैसे बिहेव करेंगे। तो एक तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं लुईस बेस की बात करता हूं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर हम लुईस बेसिस की बात करें तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास डोनेट करने के लिए अगर लोन पेयर है तो वो आपका लुईस बेस के जैसा बिहेव करेगा। तो भाई अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि उसके पास केवल माइनस चार्ज ही होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लोन पेयर वाले हो सकते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे कि सबसे पहले तो अमोनिया के पास देखिए लोन पेयर है। जैसे कि पानी, वाटर के पास भी लोन पेयर है। जैसे कि आपका अल्कोहल्स कैन आल्सो एक्ट लाइक अ लुईस बेसिस। जैसे कि आपका अमाइंस RNH2, अब उसमें प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है। तो जहां जहां लोन पेयर अगर आपको दिख रहा है वो आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है लुईस बेसिस के जैसा बिहेव कर सकते हैं। दूसरी बात, सारे के सारे जो एनायंस होंगे वो सब के सब लुईस बेस होंगे। ऑल एनायंस आर लुईस बेस। जितने भी हमारे एनायंस होंगे वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। सारे के सारे एनायंस होंगे वो लुईस बेस होंगे। जैसे कि अभी हमने बात करी थी F माइनस, या F माइनस में लिख के आप सीधे X माइनस लिख लो। जब X माइनस होगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें F माइनस, अब इसमें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। दूसरा जैसे कि आपका हो गया OH माइनस, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है अगर आपको याद हो Cl माइनस, इसी का उल्टा Nc माइनस। ये सब के सब क्या है? लुईस बेसेस एक्सेट्रा। जितने भी एनायन होंगे वो सब के सब क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। सब के सब क्या होता है? लुईस बेस। देखिए, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एसिड्स कौन से होंगे? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे कि बहुत पॉपुलर है, इनकी जरूरत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ती है। कई बार सवाल पूछा गया कि जब आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस करा रहे हो तो AlCl3 की जगह और क्या यूज कर सकते हैं? कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लुईस एसिड यूज करो। अगर मान लो कई बार क्या होता है ना, जैसे कि जो खास करके नीट के बच्चे तैयारी करते हैं तो इनको पढ़ाया जाता है कि रटवा दिया जाता है। अब जैसे ये रिएक्शन आ गई, CH3Cl की रिएक्शन अगर हम BF3 से करा देते हैं तो हमारा हैंग कर जाएगा सॉफ्टवेयर। ई कहा है भैया, ई तो देखा ही नहीं, नशे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये एक लुईस एसिड है जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे AlCl। लेकिन तुमने तो AlCl यूज करा सदियों से यही चला हुआ। एडवांस में ऐसी चीजें होती हैं कि एडवांस में सवाल आता है कि CH3CHO इसकी रिएक्शन करा दिया हम लोगों ने, मान लो Na2CO3 से, फिर से नशे पड़ जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? जबकि कार्बोनेट सिंपल और सिंपल क्या होते हैं? बेस होते हैं। वो है एल्डोल है। ऐसे सवाल आए हुए हैं एडवांस में। तो मतलब इसीलिए ये जरूरी है, जो आप तैयारी कर रहे हो लाइफ है एक तरीके से,
क्योंकि आपको लॉजिकली सोचना सिखा रहे हैं। तो इसलिए ये तैयारी केवल तैयारी नहीं है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ पढ़ रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ों की तैयारी है, तुम्हें आगे जाके रियलाइज होगा। तो कई लोगों को लगता है इसका क्या यूज है, इसका सब चीज़ का यूज है, जो भी सिलेबस में आपके रखा गया है सब चीज़ का लाइफ में यूज है, आगे जाके आपको उसका रियलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया यही वाला AlCl3, देखो ये AlCl3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि BF3 की बात करूं तो BF3 को भी अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। FeCl3 को देखोगे तो भी यही आ गए एक्सेट्रा। ठीक, इसके अलावा सेकंड सम के टाइम्स, याद रखना स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या लिखा, सम के टाइम्स, जबकि जब मैंने लुईस बेसिस की बात करी थी सुशील, तो मैंने कहा था ऑल एनाइंस। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? सारे के सारे केटाइन जो होंगे वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप मैग्नीशियम को लोन पेयर दे रहे हो Mg+ को या Na+ को, इसको जरूरत ही नहीं है। इसने बड़ी मुश्किल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है भाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए इसे, फिर से भी स्टेज में चला जाएगा। समझ रहे हो सुशील? तो दे आर नॉट लुईस एसिड्स, बट कुछ होते हैं जैसे कि Ag+, Fe2+ एक्सेट्रा। जैसे कि मान लो Ag+ की आप अमोनिया से रिएक्शन करा देते हो, then you will get a बहुत important reagent. Do you realize that? Yes sir. कौन है ये? टॉलेंस रिएजेंट। क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। बैलेंस कर लो। तो याद रखना, अगर स्टेटमेंट आपको ये आ रहा है कि all केटाइंस आर लुईस एसिड्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज इट क्लियर? Yes sir. All केटाइंस आर also not electrophiles, also not electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं भाई? सेम ही बात तो होगी ना। इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड्स तो हैं, उनको भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उनके पास भी है, लेकिन अब जितने प्लस चार्ज वाले हैं वो सारे प्लस चार्ज वाले जो होंगे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तो दिया ही इसलिए क्योंकि वो स्टेबल हो गए। अब उनकी स्टेबिलिटी तुम खराब कर दो। ठीक है? Yes sir. देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने लुईस के लिमिटेशंस पढ़े थे वहीं से सब आया होगा। तो उन्होंने एक कुछ कहे थे कि कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले कॉन्सेप्ट में कौन से मॉलिक्यूल जा रहे थे? वो मॉलिक्यूल्स जा रहे थे मॉलिक्यूल्स हैविंग एम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं, एम्पटी डी ऑर्बिटल। जिनके पास एम्पटी डी ऑर्बिटल होता है वो लोग भी जो है लुईस एसिड्स के जैसा बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज they can expand their octet, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे कि फास्फोरस वाले PCl3, ECl5, आपका SiF6 कैसे होगा? SiF4 होगा, बिल्कुल सही है। SnCl2 या SnCl4 हो जाएगा, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे, अगर आप सिंपल में किसी एक को ले लेता हूँ, मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 है, तो क्या हो जाता है? आज जिसके पास सिलिकॉन है बहुत अमीर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। लेकिन थर्ड सेल खुल चुकी है तो इसके पास 3d सब सेल अभी पूरा खाली पड़ा है, एम्प्टी है। यहाँ पर 3d ऑर्बिटल पूरा का पूरा क्या है? 3p2 होगा। क्या कह रहे हो? 3p2 3p2 हो जाएगा। ठीक है, 3p2 होगा, बिल्कुल सही बात है।
रिपीट 2। तो ये लोग भी हमारे क्या हैं, लुईस एसिड्स हैं। फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, जिनके पास मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल bonds between two different क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कार्बन मोनो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो मल्टीपल बॉन्ड है और ये किसके किसके बीच है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। तो जब OH माइनस इस पे जाकर अटैक करेगा और तभी हमारा बॉन्ड क्या हो सकता है, इधर मूव हो सकता है। और देखो क्या बन गया, बन गया C डबल बॉन्ड OH O माइनस। और ऐसा करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है वो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एट दैट सिचुएशन दिस विल एक्ट लाइक अ लुईस एसिड एंड दिस OH विल एक्ट लाइक अ लुईस एसिड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. देखिए नेक्स्ट अब मैंने आप लोगों को बार बार ये बात हमने कही है कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसमें जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो वीक वाले हैं। क्योंकि वीक जो होते हैं, चाहे वो वीक एसिड हो, वीक बेस हो या वीक सॉल्ट हो, वो डिसोसिएट तो कम होते हैं, लेकिन जब ये डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में तो वो इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और वहीं पे आता है इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब तक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे कि मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती ही नहीं है। तो इस पे इक्विलिब्रियम हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरली कंडीशन लगा के कुछ कर दें तो एक अलग बात है, क्योंकि कभी किसी सवाल में आ गया, सवाल में दिमाग नहीं लगाने का बिल्कुल भी। अगर उनने कहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो है, भाई ने कहा मानने का तो मानने का, दिमाग नहीं लगाने का वहां पे कि ये सवाल गलत है। ज्यादातर सवाल गलत नहीं होते हैं पेपरों में, खास करके नीट और जेईई जैसे एग्जाम में बहुत रेयरली कभी जो है एक आध सवाल गलत हो जाता है, तो वो तो सही होगा तो मार्क्स बोनस हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो वीक का करने वाले हैं कि अगर कोई वीक एसिड है या वीक बेस है सुशील, तो वो कितना डिसोसिएट हो रहा है वो एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कम डिसोसिएट हो रहा है ये बात सही है, लेकिन वो कितना डिसोसिएट हो रहा है उसको हम लोग न्यूमेरिकल में बाइंड करने वाले हैं। तो उसी में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स और बेसिस, और इसी को आप क्या कहते हो, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन। तो ये कुछ और नहीं है। जैसे कि मैं बार बार ये बात आप लोगों को कह रहा था कि इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वीक के बारे में बात करने वाले हैं कि वीक एसिड या वीक बेस या वीक सॉल्ट की भी बात करेंगे जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका HCl की, तो HCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले कभी भी रिवर्सिबल में नहीं जाते हैं अगर साधारण कंडीशन की बात करें। बाकी केमिस्ट्री में क्या होता है, कंडीशन बदल के कुछ भी किया जा सकता है, तो उसको केयरफुली ध्यान देंगे, बहुत रिजिड होंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। लेकिन अगर मैं वीक वाले की बात करूं तो वीक में हमें समझना है कि आखिर कोई वीक एसिड है तो कितना टूट रहा है, कि अगर मैंने 10 मोल लिया तो सॉल्यूशन में जाकर कितने H+ आयन दे रहा है, उससे उसकी एसिडिटी पता चलेगी कि भाई वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो उसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस।
और इसको ओस्टवाल्ड ने दिया था, तो इसे हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वीक एसिड है और वो है CH3COOH, इसकी रिएक्शन H2O से करा देते हैं, तो ये एक वीक एसिड है और H2O के पास सेल्फ आयनाइजेशन और एम्फोटेरिक नेचर है, तो ये इस एसिड के सामने खुद बेस के जैसा बिहेव करेगा एंड इट विल एक्सेप्ट H+ आयन। इज दैट क्लियर? एंड वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट CH3CO- और H3O+। अब H3O+ को तुम ऐसे भी लेके चलो दिमाग में कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो H2O और H+ का मिक्सचर है, ठीक है? बेसिकली H3O+ रिप्रेजेंट H+ को ही कर रहा है। अब इसके लिए जब आप K लिखोगे तो K क्या आ जाएगा? K आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। पहले प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन लिखते हैं, बाद में रिएक्टेंट के, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट के लिखते हैं, और यहाँ पर मैं H+ लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाय CH3COOH और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब इसके अंदर H2O जो है वो एक्सेस में है, तो H2O का जो कंसंट्रेशन है वो आपका क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और अगर 1 लीटर में देखोगे तो 55.55 मोल्स होते हैं H2O की। अभी इसको आसानी से निकाल सकते हो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के। इज इट क्लियर? लेकिन याद रखना ये 1 लीटर में है, पर लीटर की बात हो रही है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो इसको हम इस कांस्टेंट के साथ लेकर चले आएंगे, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू CH3CO- का कंसंट्रेशन और H+ डिवाइड बाय CH3COOH का कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर? अब ये K एक कांस्टेंट है और H2O एक कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, वो हो जाएगा K, और यही जो कांस्टेंट होता है इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये याद रखना, डिपेंड्स ओनली on temperature. डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये याद रखने वाली बहुत ज़रूरत है, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है। और यहाँ से एक बात आपको ध्यान आनी चाहिए कि दिस Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+। ये हमें ये बता रहा है कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K के, ठीक है? Yes. ऑफ हो गया था। अब इसको थोड़ा सा और आगे एनालाइज करना है कि जैसे मान लीजिए अब इसमें आपको अगर के को एक्सप्रेशन को देखें तो के एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है कि जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो वाटर को मेंशन नहीं करते, केवल और केवल वाटर को मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन और जो सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन रहे हैं और दैट इज के। अब अगर हम लोग मान लो कि सिंपल एसिटिक एसिड पर फोकस करें, अगर केवल और केवल हम लोग एसिटिक एसिड को ही ले लें और इस पर फोकस करें तो हम देखेंगे कि देखिए CH3COOH जब डिसोसिएट होगा देन वी विल गेट CH3CO- एंड H+। अब अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि इनिशियली जो इसका कंसंट्रेशन था वो क्या था? C था, उसका कंसंट्रेशन क्या था? C था। ये तो बने ही नहीं थे जब इनिशियली की बात कर। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जब गई, एट इक्विलिब्रियम जो C है, जो आपका एसिटिक एसिड है, वो डिसोसिएट होगा। अब हमारे पास तो C है लेकिन इसका कुछ ही क्वांटिटी जो होगी वो डिसोसिएट होगी।
वो डिसोसिएट हो रही है सी अल्फा। आपको अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा बेसिकली एक परसेंटेज है या एक रेशियो है कि सी का अल्फा टाइम्स डिसोसिएट हो गया। सी का अल्फा टाइम्स डिसोसिएट हो गया। अब सी का जब अल्फा टाइम डिसोसिएट होगा तो बचेगा कितना? पहले सी था और सी अल्फा डिसोसिएट होगा तो बचेगा सी माइनस सी। और ये जो बनेंगे वो बनेंगे सी अल्फा। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. अब अगर हम लोग इसको लेकर आ जाएं के पर, आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट पे लेकर आ जाएं, तो अगर मैं के का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है। अब अगर आप लोग इनकी वैल्यू रख दोगे तो इसका क्या लिखा होगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी का कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये याद रखना है आप लोग। अगर याद रखेंगे तो अच्छा है, नहीं याद रखेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम बर्बाद होगा। ये हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ी थी इसकी, अगर आपको याद हो। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे क्योंकि सिंस जो आपका CH3COOH है वो एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, अल्फा की वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी होगी। तो 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को 0 ले सकते हो, 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को 0 ले सकते हो। तो 1 माइनस अल्फा बेसिकली क्या है? 1 माइनस अल्फा क्या है? बेसिकली 1 है। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1, यानी यहाँ से अगर मैं सी अल्फा स्क्वायर निकालूं तो वो हो जाएगा k, तो अल्फा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइड बाय c, स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइड बाय c। ये अल्फा की वैल्यू आई है, यानी आपका डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है दैट इज अल्फा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। यही है पोस्ट वर्ड डायमेंशन, यही है पोस्ट वर्ड डायमेंशन। इज दैट क्लियर? यस सर। आप इसे कह सकते हो कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ सी। नोट करिए। अब यानी अगर एसिड के लिए बात करो तो एसिड के लिए फॉर्मूला आ गया K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सिमिलरली बेस के लिए चलेंगे, बेस के लिए सिर्फ कांस्टेंट बदल जाएगा। अगर आप सेम कांस्टेंट को बेस के लिए लेना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि बेस ले लो NH4OH, जब ब्रेक होगा तो NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा, और यहाँ पर जो Kb आएगा वो क्या आ जाएगा? NH4 प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय NH4OH, या यहाँ से अल्फा जो आएगा वो आ जाएगा रूट का Kb डिवाइड बाय C, रूट का Kb डिवाइड बाय C। अगर सिमिलरली कॉन्सेप्ट को समझे तो बस यहाँ पर जो Kb होगा वो Kb जो होगा वो क्या होगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस होगा। ठीक है। और यहाँ से भी पता चल रहा है कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। यानी Kb ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इसके बाद हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहीं से मैंने चालू कर दिया कि बेसिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड कर रहा है? Kb और
अगर बेस की बात करो तो वो केबी पे डिपेंड कर रहा है, एसिड की बात करो तो और अल्फा पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बात सब कुछ एक दूसरे से रिलेट है, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। तो जैसे कि दो एसिड और दो बेस को कंपेयर करना है तो हम उसकी अल्फा की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। कोई भी दो डिफरेंट एसिड्स जो होंगे उनके केबी और अल्फा अलग होंगे, तो कोई जितना ज़्यादा अगर OH माइनस दे रहा है तो उसकी केबी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा OH माइनस दे रहा है उसकी केबी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, ये तो सिंपल जनरल बात हो गई कि कोई भी बेस और एसिड है, अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, हम लोग लाइफ में रिलेटिवली प्रॉब्लम है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो रिलेटिव कि कंपैरिजन करना है कि भाई किसी के पास कुछ नहीं है तो अगर वो किसी से कंपेयर नहीं कर रहा तब तक कोई दुख नहीं, जब कंपैरिजन किया तो दुख, यार उसके इतने नंबर आ गए मेरे नहीं आए, बात समझ में नहीं, उसके पास BMW है मेरे पास तो ऑल्टो भी नहीं। तो यही बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि दो वीक एसिड HA1 और HA2 ले लेते हैं, जिसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, इसके लिए Kb है, और आपका क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और अल्फा 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और अल्फा 2। इज दैट क्लियर? यस सर। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू थिंग्स तो कंसंट्रेशन सेम लेके चलना। अब ऐसा ना करो कि तुमने इसका कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया, ये बहुत वीक एसिड था लेकिन तुमने इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लिया जो कि इससे आगे निकल गया, तो फिर कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। कि भाई अगर हम प्लेइंग खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी की क्रिकेट खेल रहा है और किसी ने ड्रग्स लेके खेल ली, तो ड्रग्स वाले के पास तो ज्यादा एनर्जी होगी ना, इसीलिए ड्रग्स में डोपिंग में समझ रहे, डोपिंग नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन जो है वो नॉर्मल लोगों के बीच में। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कंसंट्रेशन को सेम लेके चलेंगे। तो पहले वाले के लिए जो अल्फा 1 होगा वो क्या हो जाएगा, रूट का K1 डिवाइड बाय C। दूसरे वाले के लिए अल्फा 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट का Kb डिवाइड, क्या कर रहा हूँ यहाँ K1 होगा ना, यहाँ K2 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय C, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा 2 इक्वल टू ये विल गेट क्या, Ka2। तो इससे हम लोग रिलेटिवली पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन, मतलब कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। इस तरीके से बेसिस के लिए भी लिख सकते हो, बेसिस के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइड बाय अल्फा 2 इक्वल टू रूट का Kb1 डिवाइड बाय Kb2, Kb1 डिवाइड बाय Kb2। इज दैट क्लियर? यस सर। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों को, जैसे कि अब अगर आप एसिड्स की बात करो तो एसिड्स जो होते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कि एक ही H प्लस डोनेट करते हैं, और कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा H प्लस डोनेट कर सकते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक, पॉलीप्रोटिक बोलते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है। अब जैसे कि बात करो अगर आप H2SO4 जैसे हो गया, तो H2SO4 क्या कर रहा है, एक से ज्यादा H प्लस दे रहा है, 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। जैसे कि अगर हम बात करें H2CO3 की बात करें, तो H2CO3 क्या कर रहा है, 2H प्लस और CO3 2 माइनस। तो ऐसा ही कोई वीक एसिड है, हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं, जैसे कि मान ले रहे हैं H3A, इसके पास 3 एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बना लेगा, H2A माइनस और H प्लस बनाएगा, नहीं बनाएगा? और इस स्टेप में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Ka1 है, तो Ka1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2A माइनस
और H प्लस डिवाइड बाय H3A का कंसंट्रेशन। अब मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ, एक एक H प्लस डोनेट कर रहा है। अब इसने वापस एक और H प्लस डोनेट किया, HA तो क्या बन गया HA माइनस और H प्लस, तो आ जाएगा KA2 और वो हो जाएगा HA माइनस H प्लस डिवाइड बाय H2A माइनस का कंसंट्रेशन। इसी तरीके से तीसरे स्टेप में इसने जो एक और H बचा हुआ यहाँ 2 है वो भी ले लिया HA माइनस, और ये ब्रेक होने के बाद क्या बन गया H प्लस और A माइनस। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपका KA3 आ गया H प्लस और A माइनस डिवाइड बाय HA माइनस। तो जो K1, K2, K3 है वो स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है? स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट है। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस होगा नहीं होगा, यहाँ पर 2 माइनस होगा। तुम लोग वैसे करके सो रहे हो, बता भी नहीं रहे हो कि गलती हो रही है। फिर यहाँ पर आएगा 3 माइनस 3A माइनस, ठीक। तो एक तो डिसोसिएशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड है वो स्टेप वाइज डिसोसिएट हो। एक चीज ये भी हो सकता था कि जो H3A है वो एक साथ डिसोसिएट हो जाता, 3H प्लस और A3 माइनस। तो इसके लिए जो हम Ka लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है H प्लस क्यूब इंटू A3 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H3A का कंसंट्रेशन। अब जब आप इन सभी को HA1, HA2 सॉरी Ka1, Ka2 और Ka3 को K से कंपेयर करोगे और जब सॉल्व करोगे देन यू विल गेट Ka इज इक्वल टू आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3। तो जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दिस इज ओवरऑल सम नहीं मल्टीपल, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अगर ये चीज बेस के लिए लेते हैं, अगर यही चीज फॉर बेसिस लेते तो क्या हो जाता KB इक्वल टू KB1 KB2 KB3 सो इज दैट क्लियर। और हर स्टेप के लिए K1 और K2 अलग अलग हो सकता है। ये समझने वाली बात है कि कोई एसिड ऐसा होगा जो हो सकता है कि पहला H प्लस ज़्यादा दे रहा हो, बहुत मतलब तुरंत दे रहा हो, दूसरा H प्लस उतना तुरंत नहीं दे रहा हो, और ये चीज़ H2SO4 के साथ होता है। वी विल डिस्कस इन P ब्लॉक। P ब्लॉक में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि H2SO4 जो है पॉलीप्रोटिक एसिड है और वो कैसे अपने H प्लस को डोनेट करता है। प्रैक्टिकली उसकी जो K की जो वैल्यूज हैं, स्टेप वाइज वैल्यूज हैं K1 और K2 वो क्या होती हैं, उसका H2SO4 के पास क्या इम्पैक्ट है, वी विल डू चर्चा ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है। देखिए ज्यादातर जो आगे के टॉपिक्स हैं वो इसी के तरीके हैं। जैसा मैंने आप लोगों को वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक एस बोला। हर जगह कोई एक नया कांस्टेंट बनेगा और वो कांस्टेंट वाटर के कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मल्टीपल होगा। आगे चल के वो KW होने वाला है, KSP होने वाला है, या फिर KH होने वाला है। ये सब सिमिलर कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी तक ये चैप्टर आ गया है तो आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ठीक है। अगर इतना समझ में आया है और आगे के चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो आपको बहुत अच्छे इलाज की जरूरत है। प्लीज हमसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, सब ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।